जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में देखिए बहुत कुछ नियम के बारे में आपको सिखा दिया गया है। अब देखिए जो आपको प्रश्नावली दी गई है, प्रश्नावली में देखिए जो आपको सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को देखिए हल करने के लिए या सवालों को सिद्ध करने के लिए कुछ अलग से हमको नियम को सीखना पड़ेगा। उन नियमों को आप जानेंगे तो सवाल को आप लगा पाएंगे। देखिए आपका चैप्टर त्रिभुज दिया गया है, लेकिन त्रिभुज में आपको जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो इसी समरूप त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है कि आपको प्रश्नावली में बहुत ऐसे सवाल आपको दिए गए हैं जिनमें आपको देखिए चतुर्भुज से संबंधित सवाल हैं। तो चतुर्भुज के बारे में जब आप जानेंगे, चतुर्भुज आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, चतुर्भुज की कुछ विशेषताओं के बारे में सीखेंगे, तब जो आपको चतुर्भुज संबंधित सवाल आपको दिए गए हैं प्रश्नावली में, उनको हल कर पाएंगे। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आपका देखिए चैप्टर त्रिभुज चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नावली में आपको सवाल दिए गए हैं। अगर आप देखिए नहीं सीखेंगे तो सवाल जब आपको बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए इनमें जितने भी प्रकार के चतुर्भुज आपको प्रश्नावली में दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो सवाल आपको दिए गए हैं, इस लेक्चर में हम आपको कवर करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज के हम बारे में थोड़ा इसमें आपको बताएंगे। तो चतुर्भुज के बारे में आप सीखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। इसको देखिए दोस्तों, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप अगर प्रश्नावली पढ़ेंगे तो प्रश्नावली में आपको सवाल मिलेंगे। तो सवाल में कोई फिर आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप नियम को जान जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया चतुर्भुज आपको दिया गया है। इसी चतुर्भुज के बारे में आपको देखिए पढ़ना है। तो चतुर्भुज को अंग्रेजी में देखिए क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि यह आपका चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज का मतलब है क्या होता है, इनके बारे में आप सीखेंगे। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखिए आपको जो चतुर्भुज आपको दिया गया है, चतुर्भुज आपको दिया गया है, तो आप जानते हैं कि अगर इसमें देखेंगे एक शब्द आपका निकलेगा चतुर और एक आपको निकलेगा भुज। देखिए, और चतुर माने जानते हैं कि यहाँ पर चार होता है और भुज का मतलब क्या होता है, आपका भुजा होती है। तो इनको मिला देंगे, आपका दोनों मिलके कितना हो जाएगा, आपका देखिए चार भुजा आपकी बन जाएगी। तो इसका मतलब चतुर्भुज जो आपको दिया गया है, तो चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा या चार भुजाओं वाली आकृति होती है। तो क्योंकि देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो गणित आपका होता है, विज्ञान होता है, इनमें शब्द ऐसे आपको दिए रहते हैं कि शब्द में उनके अर्थ और उनकी परिभाषा छिपी रहती है। अगर शब्दों पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, शब्दों का आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, तो आप परिभाषा उन्हीं शब्दों से बना सकते हैं, उनका अर्थ भी उन्हीं शब्दों से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको चतुर्भुज आपको दिया गया है, तो चतुर्भुज में आपको दो शब्द निकलेगा, एक चतुर, दूसरा आपका भुज है। तो चतुर का मतलब चार यहाँ पर होता है और भुज का मतलब भुजा होती है, चार भुजा होती है। तो मिला देंगे, चार भुजाओं वाली आकृति आपकी निकल जाएगी। तो चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो यह नाम से ही आपका देखिए क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम परिभाषा की बात करते, देखिए यहाँ लिखा गया है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अगर देखिए चार भुजाओं से कोई बंद आकृति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए दी गई है कि चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अगर आपको देखिए चार सरल रेखाएं दी गई हैं, इनसे कोई भी आप बंद आकृति बना देंगे तो उसी को चतुर्भुज कहा जाता है। तो जैसे हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं, अगर देखिए एक रेखा यह खींच दिए, दूसरी रेखा यह खींच दिए, तीसरी रेखा यह खींच दिए, चौथी रेखा यह है। यह देखिए चार सरल रेखाओं से बंद आकृति है। तो चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को ही क्या कहते हैं,
चतुर्भुज कहते हैं। या इसको देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, एक आकृति देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। यह देखिए आपका क्या है कि चतुर्भुज आपका बन गया। इस तरीके से भी देखिए आप बना सकते हैं, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। मतलब यह तो होता आपका रेखाखंड, लेकिन यहाँ रेखा बोल देते हैं, कोई दिक्कत आप नहीं, आप समझते रहिएगा। तो यह देखिए आपका क्या हो गया कि आपका चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज की परिभाषा दी जाती है कि चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसके बारे में आप जाने, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत चीजें आपको हम नई चीजें देंगे। तो यहाँ तक देखिए आप चतुर्भुज की परिभाषा सीखे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो कोई भी आप आकृति बना दीजिए, बस आपकी चार सरल रेखा खंडों से बंद आकृति होनी चाहिए, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके चतुर्भुज हो जाएंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है, चतुर्भुज को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए यह चिन्ह आपको कहीं पर दिया गया है, तो इस चिन्ह का मतलब जानते हैं कि चतुर्भुज से तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए यह चिन्ह हम बना दिए हैं, तो यहाँ पर लिख दिए कि चतुर्भुज है, इसे क्वाड रिलेटरल कहा जाता है। जो आपका देखिए क्वाड रिलेटरल होता आपका, इसे हम जानते हैं कि चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर हमको लिखना चतुर्भुज ABCD, तो इस तरीके से देखिए हम चिन्ह बना के चतुर्भुज का, और यहाँ पर लिख देंगे हम ABCD। तो इसे पढ़ेंगे चतुर्भुज ABCD, या क्वाड्रिलेटरल ABCD पढ़ेंगे। या मान लीजिए इसी तरीके से हम लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS भी लिख सकते हैं, तो यह PQRS है। तो चतुर्भुज को देखिए हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपको चिन्ह बना है, तो इस चिन्ह से चतुर्भुज को हम प्रदर्शित करते हैं। अगर चतुर्भुज आप ना लिखे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे तब भी आपका सही होगा, इसीलिए ये आपका प्रतीक बना है। तो चतुर्भुज का देखिए यह प्रतीक होता है, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ चतुर्भुज की आपके सामने चित्र दिए गए हैं। जैसे इसमें देखिए आपकी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, लेकिन ये देखिए अलग अलग प्रकार के आपके बने हैं, अलग अलग आकृति के बने हैं। तो इसे आप लोग जानते हैं कि वर्ग चतुर्भुज कहते हैं। यह क्या होता है, इनके बारे में आप डिटेल में सीखेंगे। यहाँ केवल फिगर से आप देखिए यह आपका वर्ग चतुर्भुज होता है। यह देखिए आपका आयत चतुर्भुज होता है। यह जानते हैं कि आपका सम चतुर्भुज होता है, यह समांतर चतुर्भुज होता है, और यह आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5, तो 5 चतुर्भुज का हम वर्णन किए हैं। देखिए तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन जानते हैं कि जो आपको क्लास 10th की मैथ दी गई है, जो त्रिभुज आपको चैप्टर दिया गया है, उनमें जो प्रश्नावली आपको दी गई है, उनमें जितने भी प्रकार के चतुर्भुज आपको आए हैं, जिन चतुर्भुज से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है, उनको हम यहाँ पर वर्णन किए, केवल उनके बारे में बताए हैं। क्योंकि यह अध्याय एक होता है, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप जानते हैं कि ट्राइएंगल त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, तो त्रिभुज के अंदर केवल उन्हीं चीजों को हम आपको बता सकते हैं जो आपको सवाल लगाते समय काम देंगे, प्रश्नावली में आपको काम देंगे। तो यहाँ तक इसको आप नोट करेंगे और इसको तैयार करेंगे। यह रहे आपके अलग अलग प्रकार के, ठीक है, चतुर्भुज आपके रहे। अब इसके बाद आगे चले अगर है, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलते हैं, देखिए अब आगे अगला पॉइंट आपको देखिए दिया गया है कि चतुर्भुज की विशेषताएं।
अब देखिए चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। देखिए इनमें जितने भी आपको नियम दिए गए हैं ये सवाल लगाते समय आपके इस्तेमाल होंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए पहली विशेषता क्या होती है कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं एवं 2 विकर्ण होती हैं। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज में देखिए कै भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं एवं 2 विकर्ण होती हैं। और कै विकर्ण आपकी होती हैं, 2 विकर्ण होती हैं। आप जानते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं, अभी आगे आपको मिलेगा। और जानते हैं कि भुजाएं आप जानते हैं कि जिन रेखाओं से आपका बनता है चतुर्भुज, उसी को हम जानते हैं कि आपकी भुजा होती है। तो रेखा आपकी 4 होती है, वही भुजा आपकी बन जाएगी। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं एवं 2 विकर्ण होती हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा देखिए कि चतुर्भुज एक बहुभुज होता है जिसमें केवल 4 भुजाएं होती हैं। तो जो देखिए आपका चतुर्भुज होता है यह एक आपका बहुभुज होता है जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, आपकी 4 भुजाएं होती हैं। आपको देखिए जब हम त्रिभुज के बारे में बता रहे थे तो त्रिभुज भी एक आपका बहुभुज होता है लेकिन जिसमें केवल आपकी 3 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है जिसमें आपकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज आपका बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी आपका बहुभुज होता है, पंचभुज भी आपका बहुभुज होता है, षटभुज भी आपका देखिए क्या होता है, बहुभुज होता है। तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं या 3 सरल रेखाओं से जो बंद आकृतियां होती, इससे ज्यादा की जितनी आकृतियां होती हैं सभी बहुभुज होती हैं। तो सबसे कम भुजा वाला जो आपका बहुभुज होता है वो आपका त्रिभुज होता है। इसके बारे में हम आपको पीछे के लेक्चर में समझा चुके हैं, आगे अब आपको हम बता रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो जो देखिए आपका चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज में जानते हैं कि 4 कोण होते हैं, उन चारों अंतःकोणों का योगफल आपका 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश होगा। जैसे अगर हम आपको चित्र बना दे, देखिए यह मान लीजिए एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। यह एक कोण हुआ, यह एक कोण हुआ, यह एक कोण हुआ, यह एक कोण हुआ। तो यहाँ पर देखिए होगा आपका कोण ए, इसके बाद कोण बी, इसके बाद कोण सी, इसके बाद कोण डी, बराबर कितने के हो जाएगा, आपका 360 अंश के हो जाएगा। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो जब भी आप चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 360 अंश के बराबर होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, सवाल लगाते समय इस्तेमाल होगा, यह नियम है। यह नियम आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यह चतुर्भुज आपका ABCD है, इसके चारों अंतःकोणों का योगफल कितना आपका हो गया, 360 अंश हो गया। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए वही हम चित्र के माध्यम से समझाएं। देखिए कि यह देखिए एक चतुर्भुज आपको ABCD दिया गया है। यह देखिए कोण A है, यह कोण B है, यह कोण C है, यह कोण D है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर आपका 360 अंश के। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, यह सवाल लगाते समय बहुत इस्तेमाल होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। आगे देखिए आपको दिया है कि चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे कि चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। इनसे भी संबंधित आपको सवाल मिलेंगे चतुर्भुज का विकर्ण से संबंधित। तो इसके बारे में देखिए परिभाषा दी गई है, इसको हम पहले पढ़ देते हैं कि चतुर्भुज में किन्हीं 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर मान लीजिए एक चतुर्भुज आपको दिया गया है। यह देखिए एक चतुर्भुज आपको मान लीजिए दिया गया A
बी सी डी, यह चतुर्भुज एक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज का विकर्ण के बारे में आप पढ़ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए यह एक क्या दिया गया आपको, चतुर्भुज आपको दिया गया है। तो जब इस चतुर्भुज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यह एक चतुर्भुज आपको दिया गया है कि चतुर्भुज में किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। तो यह जब एक चतुर्भुज आपका देखिए ए बी सी डी दिया गया है, इनमें किन्हीं सम्मुख शीर्षों को आप मिला दीजिए। तो सम्मुख शीर्षों का मतलब सामने वाले शीर्षों को मिलाना है। तो इस शीर्ष के सामने देखिए यह शीर्ष पड़ेगा और इस शीर्ष के सामने आपका यह शीर्ष पड़ेगा। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर देखिए सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम कहते हैं चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो चतुर्भुज में किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। दूसरी देखिए परिभाषा दी गई है कि चतुर्भुज में दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यह ए बी सी डी आपका एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, तो इनमें देखिए किन्हीं दो आप सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे, यही जानते हैं कि विकर्ण कहलाएगा। इसमें किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे, विकर्ण कहलाएगा। तो कोण ए के देखिए सम्मुख शीर्ष आपका कोण सी है और कोण बी के सम्मुख शीर्ष आपका कोण डी है। तो माने ए का जो शीर्ष ए के सम्मुख शीर्ष सी है और शीर्ष बी के सम्मुख शीर्ष डी है। तो इनको जब हम मिला देंगे यही आपका विकर्ण बनेगा। तो सम्मुख शीर्षों को माने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये आपका विकर्ण हो गया। और देखिए चतुर्भुज में जो सबसे बड़ी भुजा आपकी होती है वो आपकी विकर्ण ही होती है। तो चतुर्भुज में अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ी भुजा खींची जा सकती है या चतुर्भुज में सबसे बड़ी रेखा खींची जा सकती है, तो वो आपकी विकर्ण होती है। अगर विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चलते हैं आगे आपको बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिया गया ए बी सी डी। ये देखिए एक आपको चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसमें देखिए आपको एक विकर्ण बराबर एसी। तो इसमें देखिए एसी आपका एक विकर्ण दिया है, तो एक विकर्ण बराबर एसी, क्योंकि एक शीर्ष ए है दूसरा शीर्ष सी है, ये दोनों देखिए आमने सामने है, ये सम्मुख शीर्ष हो गए। एक शीर्ष आपका बी है, एक शीर्ष आपका डी है, ये आमने सामने हो गए, सम्मुख शीर्ष है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, बी डी। तो ये देखिए एसी को मिला देंगे, बीडी को मिला देंगे, यही एसी और बीडी क्या हो जाएंगे आपके, देखिए यही आपके विकर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए दिया है कि किसी भी चतुर्भुज में केवल दो विकर्ण होते हैं। अगर देखिए यह चतुर्भुज है तो इसमें कई विकर्ण हम खींच पाए, दो टे। तो कोई भी अगर आपको चतुर्भुज आपको दिया गया है, उस चतुर्भुज में केवल और केवल आप दो विकर्ण खींच सकते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, दो होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में कुल जानते हैं कितने विकर्ण आपके होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए यही दो विकर्ण आप खींच पाएंगे। आगे अगर हम बात करें कि विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनते हैं, जो देखिए विकर्ण होता है यह सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनते हैं। तो जैसे यह देखिए आपका विकर्ण है, तो यह देखिए आपका शीर्ष है, यह शीर्ष है, यह दोनों सामने आमने हैं, आमने सामने के शीर्षों को सम्मुख शीर्ष कहते हैं। तो यह देखिए सम्मुख शीर्षों को जब हम मिलाएंगे तब विकर्ण बनेगा। यह इसके आमने यह है, इसके सामने यह है, तो आमने सामने के देखिए शीर्षों को जब मिलाएंगे तो इसी को विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण देखिए किससे बनता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनता है। तो विकर्ण सम्मुख शीर्षों से बनता है, इसको ध्यान देंगे। आगे देखिए कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के प्रकार आपको दिया गया है कि चतुर्भुज के प्रकार की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखिए चतुर्भुज होते हैं कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से 5 प्रकार की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जो त्रिभुज के अंतर्गत जो आपको सवाल दिए गए हैं चतुर्भुज के, उनको हम बताने का प्रयास किए हैं।
तो यह जो आपके सामने देखिए चतुर्भुज आपको दिए गए हैं, इन चतुर्भुज से संबंधित आपको देखिए प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं, त्रिभुज अध्याय के अंतर्गत है। तो इसीलिए हम चतुर्भुज को भी इसी में पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको सवाल लगाते समय कोई देखिए दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो चतुर्भुज आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम 5 प्रकार के शामिल किए हैं, इसलिए कि जो आपको सवाल लगाते समय इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैसे अगर हम बात करें कि चतुर्भुज में आप जानते हैं कि अवतल चतुर्भुज होता है, उत्तल चतुर्भुज आपका होता है, इसके बाद आपका जो होता है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर वैसे तो दे दिए हैं, बाकी भी आपके होते हैं कि जैसे अवतल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है, और भी मान लीजिए कुछ छूट रहे होंगे, तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन हम आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, जिन इतने से देखिए आपका सवाल लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इतना आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो जो त्रिभुज की आपको प्रश्नावली दी गई है उसमें आप आसानी से सब चीजों को कर ले जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। तो नंबर 1 देखिए, आपका वर्ग चतुर्भुज होता है, तो वर्ग चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद देखिए आपको देता है कि दूसरा आपका देखिए होता आयत चतुर्भुज है, इसे कहते हैं रेक्टेंगल, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आपका होता है। तीसरा आपका देखिए सम चतुर्भुज होता है, इसे कहते हैं रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल आपका होता है। इसके बाद आपका देखिए नंबर 4 समांतर चतुर्भुज होता है, इसे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से कहा जाता है। और नंबर 5 देखिए आपका समलंब चतुर्भुज होता है, इसे ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल से कहते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए 5 चतुर्भुज आपके सामने है, वर्ग चतुर्भुज है, आयत चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यह देखिए जो आपको 5 चतुर्भुज आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इनसे संबंधित आपको सवाल मिलेंगे प्रश्नावली में, तो इनमें आपको देखिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे ताकि प्रश्नावली का सवाल लगाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, इसके बाद हम एक एक के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर एक एक के बारे में हम शुरुआत करते हैं, डिटेल में चलते हैं, बताते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अगर हम बात कर ले, इसके बाद देखिए आपका जो आता है वर्ग चतुर्भुज आता है। तो सबसे पहले हम वर्ग चतुर्भुज की बात करें तो वर्ग चतुर्भुज होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखी दी जाती है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा चारों अंतःकोण 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की देखिए परिभाषा दी गई कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर भी होती है, यह देखिए जो भुजा होती है, यह भुजा इसके समांतर होती है और यह जो भुजा आपकी होती है देखिए इसके समांतर होती है। तो इसमें देखिए यह समांतर इसके है, यह समांतर आपकी इसके है। तो यहाँ पर यह देखिए आपको दोनों समांतर है, यह दोनों आपकी देखिए समांतर है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा चारों अंतःकोण 90 अंश के होते हैं, और जो आपके देखिए अंदर के चारों अंतःकोण यह कितने कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो यह वर्ग की देखिए कंप्लीट परिभाषा आपकी रही कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा चारों अंतःकोण आपका 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। यह कंप्लीट आपकी डिफिनीशन है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं और चारों अंतःकोण में अगर देखा जाए तो प्रत्येक अंतःकोण आपका 90 अंश का होता है, इसको ध्यान देंगे। तो इसमें यह समांतर
इसके, यह समांतर इसके, और चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और चारों जो अंतःकोण होते हैं प्रत्येक कितने कितने अंश के होते हैं आपके 90-90 अंश के होते हैं। ये आपका वर्ग चतुर्भुज है, आपके सामने यह देखिए बना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए वर्ग चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि इसका देखो प्रत्येक कोण आपका कितने कितने अंश का हो रहा, 90-90, और चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें देखिए जो आपकी सम्मुख भुजा होती है क्या होती है, समांतर होती है। तो इतनी विशेषता भी देखी हो गई आपकी परिभाषा से। तो परिभाषा जो आप पढ़े, परिभाषा से इनकी विशेषता के बारे में भी जान सकते हैं कि इनकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है, और इनकी देखिए सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर होती है, और इनके जो प्रत्येक अंतःकोण होते हैं वह 90-90 अंश के होते हैं। ये विशेषता भी आपकी बन सकती है परिभाषा से, तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से सीख लिए। अब आगे देखिए कि जो आपके देखिए वर्ग चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में सीखेंगे कि वर्ग चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, वर्ग चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं आपको बारी बारी से एक एक चीजें बताते हैं। नंबर 1 देखिए, वर्ग में 4 बीमा या आयाम या भुजा होती है। तो जो देखिए वर्ग होता, वर्ग में 4 बीमा, बीमा को आयाम भी कहते हैं, इसी को भुजा भी कहते होती है, चारों आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए आपकी वर्ग चतुर्भुज की पहली विशेषता हो गई कि वर्ग चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी देखिए विशेषता है आयाम या बीमा या भुजा को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसका पहला अक्षर ए है, इसलिए भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए फॉर देखिए एम्पलीट्यूड होता, एम्पलीट्यूड माने आयाम होता, आयाम को हम बीमा भी कहते हैं, इसी को हम लोग भुजा भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है। तो जैसे आप भुजा को ए से लिखते हैं तो वो कहाँ से आपका शब्द बना है, तो ए से बना, तो ए का मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड माने आयाम, आयाम का मतलब बीमा या भुजा होती है, इसलिए भुजा को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखिए भुजा को आपको बार बार किताब में ए से लिखा रहेगा, तो आप सोचते हैं भुजा की अंग्रेजी साइड होती है, तो यस से क्यों नहीं लिखा जाता है। तो जरूर आपकी देखिए भुजा की अंग्रेजी साइड होती है, लेकिन भुजा की अंग्रेजी एक एम्पलीट्यूड भी होती है। तो एम्पलीट्यूड से आपकी भुजा का देखिए प्रतीक ए बनता है। तो भुजा को हम ए से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ए फॉर आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड माने आयाम या बीमा या भुजा होता है, इसलिए हम इस मान ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पर। आगे आपको देखे दिया गया है वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। वर्ग की देखिए जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं माने सामने की भुजाएं, यह देखिए बराबर भी होती है, समांतर भी होती हैं। जैसे अगर देखिए हम यहाँ पर एक वर्ग बना लें, यह वर्ग मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं कि PQRS है, यह एक वर्ग है। तो वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर, तो इनमें देखिए इसके सामने की भुजा यह बराबर भी होगी, और इसके सामने की भुजा यह बराबर होगी, एवं समांतर भी होती, इसके समांतर देखिए यह भुजा आपकी होगी, इसके समांतर आपकी देखिए यह भुजा होगी। तो जो वर्ग होता है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं, इसको आप ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण समकोण, समकोण का मतलब आप लोग जानते हैं कि 90 अंश का कोण अर्थात 90 अंश के होते हैं। तो जो वर्ग आपका होता है, वर्ग का जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, अर्थात 90-90 अंश का होता है। यह कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा। तो वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण समकोण अर्थात 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग के जितने कोण आपके होंगे अंतःकोण, वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने अंश के होंगे बताइए, 90-90 अंश के होंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश होगा। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। इस पॉइंट को आप सीखें। आगे इसके बाद देखिए दिया गया है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का देखिए विकर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप सीखेंगे। वर्ग का विकर्ण की देखिए परिभाषा दी जाती है
कि वर्ग में किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा वर्ग का विकर्ण कहलाती है। जैसे यह मान लीजिए आपको वर्ग दिया गया है, यह अगर मान लीजिए आपको देखिए वर्ग ABCD दिया है, तो यह ABCD एक वर्ग आपको दिया गया है। तो इनमें देखिए कोण A के जो जानते हैं कि जो शीर्ष A है, शीर्ष A के सम्मुख शीर्ष क्या है? C है, और शीर्ष B के सम्मुख शीर्ष कौन है? D है। शीर्ष किसे कहते हैं? किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। ये दो भुजाएं आपके देखिए प्रतिच्छेद कर रही शीर्ष है, ये दोनों भुजाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है शीर्ष है, यह दोनों भुजाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है शीर्ष है, यह दोनों भुजाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है शीर्ष है। तो शीर्ष किसे कहते हैं? दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब यह देखिए शीर्ष A है, तो शीर्ष A देखिए यहाँ आपका शीर्ष A है, इसके सामने अगर देखोगे तो शीर्ष C पड़ेगा। तो शीर्ष A के सम्मुख कौन शीर्ष है? C है। और यह देखिए आपका शीर्ष B है, तो शीर्ष B के सम्मुख कौन शीर्ष पड़ेगा? आपका D पड़ेगा। तो देखिए जो शीर्ष A है, शीर्ष A के सम्मुख शीर्ष C और शीर्ष B के सम्मुख शीर्ष है D। तो इन्हीं देखिए अगर सम्मुख शीर्षों को हम मिला देंगे तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वर्ग का विकर्ण कहलाती है। तो वर्ग का विकर्ण किसे कहते हैं? वर्ग में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को वर्ग का विकर्ण कहते हैं। तो जब देखिए यह सम्मुख शीर्ष हम मिला देंगे तो विकर्ण आपका देखिए AC बन जाएगा, तो एक विकर्ण आपका AC होगा। अगर इन दोनों सम्मुख शीर्षों को आप मिला देंगे तो एक विकर्ण आपका देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा? BD प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण आपका क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। इस प्रकार से आपके देखिए वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। तो इस प्रकार देखिए वर्ग में आपके दो विकर्ण होते हैं। यहाँ से के अब चलते हैं आगे। आगे आपको देखिए दिया गया है कि वर्ग के दो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में जानते हैं कि दो विकर्ण होते, एक विकर्ण आपका AC और देखिए दूसरा विकर्ण आपका BD है। तो वर्ग में देखिए आपके दो विकर्ण होते हैं, यह दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको ध्यान देंगे। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। अगर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने अंश पर प्रतिच्छेद करेंगे? 90 अंश पर प्रतिच्छेद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको दिया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। जैसे देखिए अगर हम चित्र के माध्यम से समझा दें, यहाँ पर देखिए आपका यह एक हम वर्ग बना दिए, यह एक वर्ग। अगर देखिए वर्ग के विकर्ण को आप मिलाएंगे, इस तरीके से इनको मिलाएंगे, तो यह देखिए कोण आपका कितने अंश का बनेगा? 90। यह कोण कितने अंश का बनेगा? 90। यह कोण कितने अंश का बनेगा? 90। यह कोण कितने अंश का बनेगा? 90। तो इसी को देखिए बता रहे हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। मतलब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब काटेंगे तो ये कितने कितने अंश के कोण बनेंगे? आपके 90 अंश के बनेंगे। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। मतलब यह विकर्ण देखिए आपके तो बराबर तो होंगे ही, लेकिन 90 अंश पर समविभाजित भी हो जाते हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, यह जो देखिए आपके वर्ग के विकर्ण है यह एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते, माने 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम अगर बना दें तो यह देखिए आपका जो वर्ग है इसको जब मिलाएंगे, इसको जब मिलाएंगे यह प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के आपके बनेंगे? 90 अंश के बनेंगे। यह देखिए सब आपके 90 अंश के बन गए।
अब जानते हैं कि जब सब कोण 90-90 अंश हो गए तो यह वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, यह वाला भाग देखिए इसके बराबर होगा। तो इसी को कह रहा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, माने 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ये 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटा, 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटा, 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसी को बताएं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सवाल लगाते समय जरूर आपको देखिए यह पॉइंट काम देगा। इस पे सवाल भी आपके पूछे जाते हैं, इस बिंदु को आप ध्यान देंगे, इस पॉइंट को आप जरूर तैयार करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको सवाल मिलते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है अगली विशेषता देखिए है वर्ग का विकर्ण वर्ग को दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो जो देखिए वर्ग का विकर्ण होता है यह वर्ग को दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ABCD आपका यह क्या है कि एक वर्ग है। तो जब इसमें देखिए हम विकर्ण AC खींच दिए, यह देखिए विकर्ण जब हम AC यहाँ पर देखिए विकर्ण AC खींच दिए, यह इसको देखिए दो समान, यह दोनों समान है, और जब यह दोनों समान है तो इनको हम दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें देखिए यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी देखिए यह दोनों भुजाएं हैं तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह दोनों आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, लेकिन यह समान होते हैं। यही कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण मतलब यह देखिए जो वर्ग का हम विकर्ण खींच रहे हैं, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वर्ग को मतलब इस वर्ग को दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मतलब यह जो विकर्ण खींचे हैं यह दो समद्विबाहु त्रिभुजों में बांट देता है। इन दोनों समद्विबाहु त्रिभुजों में अगर देखेंगे यह दोनों भुजाएं बराबर, यह दोनों भुजाएं बराबर है, यह दोनों आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में क्या करता, बांटता है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह आपका पॉइंट रहा, इसको भी आप ध्यान देंगे। यह देखिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यह भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो आपका देखिए वर्ग होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है यह दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में क्या करता है, बांट देता है। तो इसके बारे में सीखे, इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के देखिए यह जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, माने विकर्ण में देखिए आपको क्या क्या विकर्ण आपको दिया गया है। एक विकर्ण आपको देखिए AC दिया गया है और एक विकर्ण आपको BD दिया गया है। तो पहला पॉइंट आपको देखिए बताया जा रहा है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण जब बराबर होंगे तो AC बराबर क्या मिलेगा बताइए, BD मिलेगा। तो AC बराबर BD, यह देखिए आपका AC है, देखिए BD आपका विकर्ण है। तो पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, तो AC बराबर क्या होगा, BD होगा। वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समकोण पर या 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह देखिए एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करेंगे, माने इनको दो बराबर भागों में बांटेंगे, माने यह वाला भाग इसके बराबर होगा, यह वाला भाग इसके बराबर होगा। तो जो आपका देखिए वर्ग होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, माने 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जितने अंश के कोण है सब 90 अंश के बनेंगे। तो जैसे देखेंगे कोण AOD, कोण A यहाँ इसे O माना गया है, तो कोण AOD बराबर कोण देखिए आपका COD बराबर कोण आपका देखिए हो जाएगा BOC बराबर कोण देखिए आपका AOB, सब कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। और देखिए आपका होगा OA बराबर आपका OC, देखिए OA बराबर आपका OC है, और OB बराबर आपका देखिए OD होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको OB बराबर OD हो जाएगा। यही नियम बताया गया
कि वर्ग के जो विकर्ण होते एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, माने विकर्ण आपस में तो बराबर होते हैं, इनके जो आपके समद्विभाजक भाग प्राप्त होते विकर्ण के वो भी आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक के द्वारा कितने कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह पॉइंट आपका रहा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग की भुजाओं से अधिक होती है। वैसे भी हम आपको बता दिए इसके बारे में कि यह देखिए वर्ग आपको दिया गया है, यह जानते कि वर्ग की आपकी भुजा है, मान लेते इसका नाम आप जानते कि ABCD या आपका क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग के विकर्ण देखिए इसमें AC है और विकर्ण क्या बनेगा आपका BD है। तो इसमें देखिए विकर्ण आपका 2 ठे बन रहा है, एक विकर्ण आप जानते हैं कि क्या आपका बन रहा है, एक माने विकर्ण आपका देखिए AC और BD आपके क्या है बताइए, विकर्ण है। तो यह AC और BD आपके विकर्ण है। और अगर देखिए इसी में अगर हम भुजा की बात करें, तो अगर देखिए हम भुजा की इसी में बात करेंगे तो भुजा में आपकी क्या होगी, भुजा AB होगी, इसके बाद BC होगी, इसके बाद CD होगी, इसके बाद आपको DA होगी। ये देखिए 4 भुजाएं आपको दी गई हैं, 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो विकर्ण यहाँ पर देखिए 2 ठे भुजाएं आपकी 4 ठे दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता कि जब भुजाएं आपको देखिए 4 ठे दी गई है, विकर्ण आपको 2 ठे दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग की भुजाओं से अधिक होती है। माने आप जानते हैं कि विकर्ण चाहे आपका देखिए AC हो या विकर्ण आपको देखिए चाहे BD हो, इनका मान हमेशा देखिए अधिक होगा, माने बड़ा होगा। देखिए यह जानते हैं कि बड़ा का चिन्ह है किससे, चाहे AB भुजा की बात करिए, चाहे BC भुजा की बात करिए, चाहे CD भुजा की बात करिए, चाहे DA भुजा की बात करिए। मतलब जो विकर्ण आपको AC या BD होता है इसका मान हमेशा अधिक होता भुजाओं से। भुजा में आप कोई भी भुजा लेंगे, भुजाओं से आप जानते हैं कि विकर्ण D का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो यह बड़ा होता है। और वैसे भी हम बता दिए कि अगर आपको कोई भी चतुर्भुज की आकृति दी गई है तो चतुर्भुज में जो सबसे बड़ी भुजा आपकी होती है वह विकर्ण होती है। तो विकर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, यह अधिक होती है। इसके बारे में आप सीखे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे आपको दिया है कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। तो वर्ग में देखिए कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पर वर्ग अगर बना दें तो यहाँ पर देखिए यह एक वर्ग आपका है, इसका नाम दे दे आपका ABCD दे देते हैं। अब इसमें देखिए एक विकर्ण यह खींचेंगे, दूसरा विकर्ण यह, तो 2 विकर्ण आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके 2 विकर्ण हैं वह 2 विकर्ण कौन कौन आपके बनेंगे, देखिए 2 विकर्ण में एक विकर्ण आपका देखिए AC होगा और दूसरा विकर्ण क्या प्राप्त होगा, आपका BD प्राप्त होगा। यह 1 है और यह देखिए आपका 2 है। तो वर्ग में कितने कुल विकर्ण होते हैं बताइए, 2 विकर्ण होते हैं। वैसे जितने भी चतुर्भुज होते हैं सब में आपके 2 विकर्ण बनते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, इस पॉइंट को आप सीखे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्ग का देखिए विकर्ण आप कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कैसे आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए यह हम मान लेते हैं कि देखिए आपका ABCD एक आपका वर्ग है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती है। भुजा को A से लिखते हैं तो चारों भुजाओं को किससे लिखती है, A से। अब इसमें देखिए एक विकर्ण हम खींच दिए A से, क्योंकि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना तो हम एक विकर्ण खींच दिए, क्या है यह, AC।
तो इसे हम कर्ण भी कह सकते हैं, विकर्ण भी कह सकते हैं। और यह देखिए वो जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होगा, तो यह 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब यह जानते हैं कि जब 90 अंश का कोण हो जाएगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। अगर इसको हम न्यून कोण थीटा मान ले तो इसके अनुसार यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। अब हमको देखिए कर्ण ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है ABC। तो जब समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है ABC, तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि भुजाएं ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर देखिए ABC आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ही लगती है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए आप जानते हैं कि जो कर्ण या विकर्ण को हम डी से लिखते हैं डायगोनल कहते हैं, अभी इसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण को डी से लिखे हैं। लंब का मान अगर देखेंगे तो भुजा आपकी ए है, आधार का मान भी भुजा आपका ए है, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बराबर देखिए जब वर्ग हटता तो कर्ली लगता है, तो वर्ग का पक्षांतर कर्ली होता, तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ कर्ली लग जाएगा। तो 2a स्क्वायर, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, a स्क्वायर का निकलेगा, तो a बाहर हो जाएगा, कर्ली में 2 बचेगा। तो d बराबर a कर्ली में 2, a क्या भुजा, भुजा गुणे कर्ली में 2, यह देखिए प्रूव हो गया। तो यह देखिए वर्ग का विकर्ण जो आपका होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र का देखिए डेरिवेशन कर दिया गया, इसका निगमन कर दिया गया कि यह सूत्र कहाँ से आया है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र देखिए इस प्रकार से आपका बना है, यह बना दिए हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, या हम कहते हैं कि भुजा गुणे कर्ली में 2 होता है। इसको आप याद रखेंगे। ये देखिए सूत्र का डेरिवेशन किया गया है वर्ग के विकर्ण का, और बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद देखिए यहां से सूत्र निकल गया कि वर्ग का विकर्ण बराबर देखिए भुजा गुणे कर्ली में 2 होता है। तो वर्ग के विकर्ण का देखिए सूत्र क्या हो गया कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे कर्ली में 2। तो जब देखिए हम भुजा का कर्ली में 2 में गुणा कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे कर्ली में 2, यह वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो गया। देखिए विकर्ण को कैपिटल डी से लिखते हैं, डायगोनल होता है। तो डी बराबर भुजा को ए से लिखते हैं, a√2 होता है, तो d बराबर आपका a√2 हो जाएगा। तो सिंबल में यह बता दिए आपको। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहीं पर चर्चा कर दें तो विकर्ण को देखिए अंग्रेजी में हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो DIAGONAL डायगोनल, इसी को देखिए क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण। देखिए डी फॉर डायगोनल होता है विकर्ण, इसलिए विकर्ण को किससे लिखते हैं, डी से। यहाँ ए दिया है, ए फॉर अभी हम आपको बताएं कि ए फॉर आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है कि भुजा होता है। तो भुजा को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सूत्र निकल गया कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे कर्ली में 2, या डी इक्वल टू आपका a√2 निकल जाएगा। ए फॉर एम्पलीट्यूड आपका भुजा हो गया, डी फॉर आपका डायगोनल विकर्ण हो जाएगा। तो सिंबल को भी आप याद रखेंगे क्योंकि मैथ और साइंस में ज्यादातर सूत्र सिंबल में याद किए जाते, आसान होता, लिखने भी मजा आता, लगाने भी मजा आता है। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। तो आप सीखे कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र हो गया भुजा गुणे कर्ली में 2, या डी बराबर आपका a√2। तो यह आपका सूत्र रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। आगे देखिए अब अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया कि वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं कि चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं।
दूसरी परिभाषा दी गई है कि वर्ग के चारों भुजाओं के योगफल को वर्ग का परिमाप कहते हैं। मतलब वर्ग की चारों भुजाओं के योगफल को वर्ग का क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। वैसे आपको देखिए परिमाप का मतलब हम बता दें कि परिमाप का मतलब होता है परिमाप, परि माने चारों तरफ या चारों ओर की, माप माने मापना। तो अगर कोई भी आकृति आपको दी गई, जब उसे हम चारों तरफ से माप लेते हैं, मतलब सभी दिशाओं की ओर से उसे जब हम माप लेते हैं, माने भुजाओं को जोड़ देते या जो भी चीजें आती हैं उनको जोड़ते चलते हैं, तो आपका परिमाप निकलता जाता है। तो परिमाप में देखिए जो भी आपकी भुजाएं या विमाएं होती उनको जोड़ा जाता है। तो परिमाप जो होता है यह योगफल आपका सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मतलब हम ये कह दें कि जो परिमाप आपका होता है यह योग संक्रिया पर आधारित होता है। तो परिमाप के लिए आप सभी चीजों को जोड़ेंगे। अगर भुजाएं आपको दी गई हैं तो भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो परिमाप आपका निकलता है। तो परिमाप माने चारों भुजाओं का माप, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो चारों दिशाओं से आपको जोड़ना है, तो सभी दिशाओं से आप जोड़ेंगे तो जो चारों तरफ से आपको माप मिलेगा जोड़ने पर वही आपका परिमाप बनेगा। तो परिमाप का मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, या वर्ग के चारों भुजाओं के योगफल को वर्ग का परिमाप कहते हैं। परिमाप को P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर आपका देखिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर माने परिमाप होता है। तो परिमाप को P से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र है। तो वर्ग के परिमाप का देखिए सूत्र क्या होता है, इसको सीखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको ए बी, यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी डी, यह एक वर्ग आपको दिया है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, इनको हम ए मान लिए हैं। तो अब देखिए सूत्र आपका बनेगा कि वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल। तो जब वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजाओं का योगफल। तो वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से मापना, तो सभी दिशाओं से मापना। तो जब देखो इनको आप शुरू करिए, चलिए यहाँ से हम शुरू करते, ए पॉइंट से हम शुरू करें। देखो यहाँ तक जोड़ेंगे क्या है ए, इसके बाद इधर आएंगे जोड़ेंगे क्या होगा ए, फिर इधर आएंगे क्या होगा ए, फिर आगे बढ़ जाएंगे देखिए आपका क्या होगा ए। तो चारों तरफ से हम माप लिए, तो परिमाप का मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। क्योंकि जो परिमाप होता है यह योग संक्रिया पर आधारित होता है, जोड़ के संक्रिया पर आधारित होता। तो परिमाप में भुजाओं को या जो भी आपकी चीजें होती उनको हम जोड़ते ही हैं। तो वर्ग में भुजा होती है तो भुजा को जोड़ रही है, और चीजें रहती तो उनको भी हम जोड़ते हैं। तो परिमाप में जोड़ा जाता है सब चीजों को, क्योंकि परिमाप जो होता है यह योग संक्रिया पर है या जोड़ के संक्रिया पर या जोड़ के नियम पर आधारित होता है। तो परिमाप में हमेशा आप सभी चीजों को जोड़ेंगे। तो परिमाप P बराबर आपका देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। P बराबर आपका 4a हो जाएगा। तो परिमाप P बराबर 4a माने 4 गुणे आपकी भुजा हो जाएगी। ए फॉर एम्पलीट्यूड होता आपको बताई है। तो P बराबर 4a माने 4 गुणे आपका भुजा हो जाएगा। यह जानते कि आपका वर्ग के परिमाप का सूत्र हो गया। यह आपका सवाल देखिए बहुत ही यह सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद तब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आगे देखिए आपको दिया है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्र के मान को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग के क्षेत्र के मान को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। माने जो देखिए आपका यह वर्ग आकृति आपकी होती है, यह वर्ग आकृति होती है, इसके अंदर का देखिए यह जो क्षेत्र आपका बनता है, इसी क्षेत्र के मान को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं।
ठीक, तो परिभाषा हो गई कि वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वर्ग के क्षेत्र के मान को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह वर्ग रहा, इसके अंदर का जो क्षेत्र बन रहा उस क्षेत्र के मान को क्या कहेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है, इसलिए क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको जानेंगे। नोट, क्षेत्रफल के लिए हमेशा भुजाओं एवं विमाओं का गुणा किया जाता है। ध्यान देंगे, क्षेत्रफल देखिए जो होता है, यह क्षेत्रफल आपका गुणन संक्रिया पर आधारित होता है, माने गुणा के नियम पर आधारित होता है। क्षेत्रफल में हमेशा भुजाओं का गुणा करेंगे। यही कह रहा है कि क्षेत्रफल के लिए हमेशा भुजाओं या विमाओं, भुजा को विमा भी कहा जाता है, भुजाओं एवं विमाओं का गुणा किया जाता, आप गुणा करेंगे। अतः क्षेत्रफल गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। तो इसका मतलब अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय आकृति का निकलता है। तो ऐसी आकृतियां जिनमें मूल रूप से दो भुजाएं होती हैं, उनका क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल जो आपका होता है, यह गुणन संक्रिया पर आधारित होता है, माने क्षेत्रफल निकालते समय आप भुजाओं का गुणा करते चलेंगे। तो गुणा जब करेंगे तो गुणा आपका जानते हैं कि क्षेत्रफल को बताएगा। तो जो क्षेत्रफल आपका होता है, यह गुणन संक्रिया या गुणन के नियम पर आधारित होता है, माने क्षेत्रफल का मान गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसको आप सीखें। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल देखिए निकलता किसका है, क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय आकृतियों का निकलता है, 2D का निकलता है। मतलब यह कि जो आपके 2 डायमेंशनल आपका फिगर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं 2D या 2 डायमेंशनल इसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं द्विविमीय। तो जो आपकी द्विविमीय आकृतियां होती हैं, मतलब जिनमें मुख्य रूप से आपकी दो भुजाएं होती हैं, उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इतना आप ध्यान देंगे। यह जानते हैं कि ये क्षेत्रफल के बारे में आप सीखे, तो क्षेत्रफल किस पे आधारित होता है, गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। तो इसके बारे में सीखे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे अगर देखा जाए, आपको देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए आपका हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। आप जानते हैं कि वर्ग में मुख्य रूप से दो ही भुजा होती है, उसी का गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यह हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर हम भुजा का वर्ग कर दे, तो भुजा का देखिए क्या कर दे, यहाँ पर वर्ग कर दिए हैं। तो जो आपका देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यह भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। सिंपल में लिखेंगे तो ए विल बी इक्वल टू होता है स्मॉल ए स्क्वायर। तो कैपिटल ए फॉर आपका एरिया होता है, स्मॉल ए फॉर आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो कैपिटल ए विल बी इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर होता है, माने क्षेत्रफल बराबर आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपका देखिए ए होता है, ए यहाँ पर जानते हैं कि क्षेत्रफल को बता रहा, कैपिटल ए ये क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, स्मॉल ए जानते हैं कि आप भुजा को व्यक्त कर रहा है। अंग्रेजी तो आपको पता ही होगी, इसकी अंग्रेजी आपकी एरिया होती है, इसकी अंग्रेजी आपकी जानते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है। इसको आप ध्यान देंगे, इनके बारे में सीखे। तो यह वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र रहा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद देखिए आगे आपको दिया है वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल। तो वर्ग का देखिए अर्ध क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ग के अर्ध क्षेत्रफल की बात करें, तो वर्ग के क्षेत्रफल के आधे को वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो वर्ग के अर्ध क्षेत्रफल को AH से लिखते हैं। तो इसे देखिए क्या कहते हैं कि AH बराबर आपका देखिए होता है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं देखिए हाफ एरिया कहते हैं, या इसे को देखिए कहते हैं हेमी एरिया कहा जाता है।
इसी को देखिए हेमी एरिया कहते हैं। हेमी का मतलब देखिए अर्ध या आधा होता है, हाफ माने भी अर्ध या आधा। तो चाहे देखिए एएच को आप लिखे हाफ एरिया अर्ध क्षेत्रफल, या आप लिखे हेमी एरिया अर्ध क्षेत्रफल आपका होता है, तो इसको एएच से लिखते हैं। आगे इसके बाद देखिए वर्ग का अर्ध परिमाप क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। वर्ग के अर्ध परिमाप के आधे को, माने जो वर्ग का देखिए वर्ग के अर्ध परिमाप के आधे को देखिए, यहाँ पर वर्ग का अर्ध परिमाप है, तो वर्ग का देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, इसको आप देखिए सीखेंगे। तो जो वर्ग का परिमाप होता है, तो वर्ग के परिमाप के आधे को वर्ग का अर्ध परिमाप कहते हैं। तो आप जानते हैं कि परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है, तो परिभाषा भी आप बना सकते हैं कि वर्ग के परिमाप के आधे को वर्ग का अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप को यस से लिखते हैं। यस से क्यों लिखते हैं, क्योंकि यस माने देखिए होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आपका अर्ध परिमाप होता है। तो सेमी पेरीमीटर माने अर्ध परिमाप। तो जब अर्ध परिमाप होता है तो इसलिए जानते हैं कि अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं, यस से लिखते हैं। इसको आप ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सीखिए। चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद देखिए आपको सूत्र दिया गया है कि वर्ग के अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो वर्ग के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, तो परिभाषा ही दी गई कि वर्ग के परिमाप के आधे को वर्ग का अर्ध परिमाप कहते हैं। तो वहीं से सूत्र भी बन जाएगा कि वर्ग का अर्ध परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बटे 2, क्योंकि परिमाप के आधे को अर्ध परिमाप कहा जाता है। वर्ग का परिमाप बराबर अभी आपसे देखिए कितना 4a और बटे देखिए 2 कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2a, तो यस बराबर आपका क्या निकल जाएगा 2a। हेंस प्रूव्ड आपका सिद्ध हो गया। तो वर्ग का अर्ध परिमाप बराबर होगा 2 गुणे भुजा। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का अर्ध परिमाप आधा, वर्ग का अर्ध परिमाप बराबर होगा 2 गुणे भुजा। यह सूत्र आपका हो गया। या सिंबल भी लिखेंगे, यस बराबर आपका 2a, यस फॉर सेमी पेरीमीटर, ए फॉर आपका एम्पलीट्यूड, भुजा आपका हो जाएगा यस बराबर 2a। यह वर्ग के अर्ध परिमाप का सूत्र रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बात करें, देखिए अगला सूत्र देखिए दिया कि वर्ग के अर्ध क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वर्ग के अर्ध क्षेत्रफल का देखिए सूत्र क्या होता है कि वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के अर्ध क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल बराबर, तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बटे 2, या AH बराबर 1/2 a² वर्ग का क्षेत्रफल माने भुजा का स्क्वायर माने a²। तो अर्ध क्षेत्रफल को AH से लिखेंगे, तो वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल बराबर 1/2 × a² होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इसके बारे में आप सीखे। चलते हैं इसके बाद अगले पेज पर। नोट देखिए आपको दिया गया है। नोट में देखिए क्या कर रहा है कि वर्ग के सभी सूत्र आयत के सूत्र से ज्ञात किए जा सकते हैं। आपको हम बता दें कि जितने भी देखिए आयत के सूत्र होते हैं, आयत के सूत्र से आप वर्ग के सभी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वर्ग का सूत्र या को नहीं याद है तो सभी सूत्र आप वर्ग का बना लेंगे, अगर आपको केवल आयत का सूत्र याद रहेगा तब। ठीक, अतः अगर वर्ग के सूत्र नहीं याद होते हैं तो आयत के सूत्रों में लंबाई चौड़ाई के स्थान पर भुजा रख दिया जाता है, तो वर्ग के सभी सूत्र ज्ञात हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर वर्ग का सूत्र आपको नहीं याद है, आयत के सूत्र अगर आपको याद है, तो आयत में जो आपको लंबाई चौड़ाई होती है, उस लंबाई चौड़ाई के स्थान पर आप भुजा ए रख दीजिए, तो जितने भी आपके वर्ग के सूत्र हैं सभी ज्ञात हो जाएंगे। तो केवल आपको आयत के सूत्र में लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर भुजा रखना है, तो वर्ग के सभी सूत्र आपके प्राप्त हो सकते हैं। तो यही आपसे कह रहा है कि इसी चीज को हम सीखे। जैसे मान लीजिए कुछ हम प्रैक्टिकली चीज आपको बताते, जैसे आपको हम सिखा दे करके। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका देखिए आयत है, यहाँ पर आपको देखिए आयत दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपको वर्ग दिया गया है, वर्ग।
और मान लीजिए आपको देखिए क्या कि आयत का सूत्र याद है। चलिए जैसे आयत का देखिए आपको पहले हम बात कर ले कि आयत का परिमाप आपको याद, मान लीजिए आयत का परिमाप P बराबर, तो आयत का परिमाप P बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। मान लीजिए वर्ग का सूत्र नहीं याद है तो वर्ग का भी सूत्र आप निकाल लेंगे। तो देखिए P बराबर आपका होगा 2, अभी हम बताएं केवल लंबाई और चौड़ाई के स्थान पे क्या रख देंगे, भुजा माने A रख दीजिए। तो यहाँ पर A रखेंगे, A रख देंगे तो बराबर इसी को देखिए हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A मिलके आपका देखिए 2 इंटू 2A हो जाएगा, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका देखिए 4A हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप का सूत्र आपको याद था तो आप वर्ग के परिमाप का सूत्र 4A अपने आप निकाल लिए, यह आसानी से देखिए आपका निकल गया। तो यही करा कि अगर आपको आयत के सभी सूत्र याद हैं तो इससे आप वर्ग के सभी सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको आयत के सूत्रों में आपको लंबाई के स्थान पे भुजा और चौड़ाई के स्थान पर क्या रखना है, भुजा रखना है तो निकलता जाएगा। तो आगे देखिए दूसरा कि अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल A बराबर लंबाई के स्थान पे भुजा रखेंगे, चौड़ाई के स्थान भुजा, तो भुजा गुणे भुजा आपका हो गया, निकल गया सूत्र देखिए A स्क्वायर निकल गया, भुजा का A स्क्वायर। तो जैसे ही आपको देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आप वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आप निकाल लिए। अब इसके बाद मान लीजिए अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो यस से लिखेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर आपका होता है L प्लस B आपका होता है। माने आयत जो आपका देखिए होता है तो आयत की अगर हम बात करें तो आयत का जानते हैं कि आपका देखिए आयत की बात करेंगे तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इसका देखिए अर्ध परिमाप निकालेंगे, यस बराबर आपका A प्लस A बराबर देखिए 2A होगा। अभी यह देखिए आपसे देखिए तो इसका मतलब देखो यह 2A होगा, सूत्र निकल रहा है। अभी मान लीजिए AH की बात करें, अर्ध क्षेत्रफल की बात करें तो अर्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 1/2 और देखिए इंटू L इंटू B हो जाएगा। यह जानते हैं कि अर्ध क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का। तो इसी प्रकार से इसका अर्ध क्षेत्रफल वर्ग का निकालेंगे तो AH बराबर 1/2 गुणे A गुणे आपका A हो जाएगा बराबर 1/2 A स्क्वायर हो जाएगा। यह देखिए सूत्र आपका कि देखिए अगर हम विकर्ण की बात कर ले तो विकर्ण का सूत्र देखिए आयत का विकर्ण D बराबर आप जानते हैं कि अगर निकालेंगे आयत का जब विकर्ण निकालेंगे तो करनी में देखिए होता है लंबाई का स्क्वायर धन आपका चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण आप निकालेंगे, डायगोनल आप निकालेंगे तो आयत का विकर्ण बराबर होता है आप जानते हैं कि करनी में लंबाई का वर्ग धन है चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका देखिए विकर्ण D निकालेंगे तो करनी में देखिए हो जाएगा A स्क्वायर प्लस आपका देखिए A स्क्वायर होगा। अब जुड़ जाएगा यह देखिए बराबर करनी में आपका देखिए हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को वर्गमूल बाहर निकल जाएगा A√2 हो जाएगा। इसका देखिए सभी सूत्र निकल गए। अभी देखिए वर्ग के यही सभी सूत्र हम पढ़ाए हैं तो ये सब सूत्र आप वर्ग के अभी जस्ट पढ़े हैं। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो अगर आपको आयत के सूत्र याद हैं तो आयत के सूत्र में आप जानते हैं कि जो लंबाई चौड़ाई होगी उसी लंबाई चौड़ाई के स्थान पे केवल आप भुजा A रख देंगे, एम्पलीट्यूड रख देंगे, तो जितने भी वर्ग के सूत्र हैं सभी वर्ग के सूत्र निकल जाएंगे। जैसे देखिए वर्ग का परिमाप माने यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र हम लगाए, इससे वर्ग का परिमाप निकाल लिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, इससे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपका निकल गया। हम देखिए आयत का अर्ध परिमाप निकाले, इसके बाद वर्ग का अर्ध परिमाप निकल गया। इसके बाद देखिए आयत का अर्ध क्षेत्रफल से वर्ग का अर्ध क्षेत्रफल का सूत्र निकल गया। इसके बाद आयत के विकर्ण के सूत्र से आप जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र निकल गया। तो आप जानते हैं कि अगर देखिए आपको आयत के सूत्र याद है तो आयत के सूत्र से आप वर्ग के सूत्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, आप सभी सूत्र को निकाल सकते हैं आयत से। तो इसलिए आयत का सूत्र आपको नहीं भूलना चाहिए, आयत का सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से आप वर्ग के सभी सूत्र को बना सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो यह देखिए जैसे हम आपको निकाल के बताए हैं यह सब सूत्र आपके प्राप्त हो गए हैं। केवल आपको आयत के सभी सूत्र को अच्छे तरीके से याद रखना है तो वर्ग के सभी सूत्र आपके निकल जाएंगे। केवल आपको लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर भुजा
बाद ये रख देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका वर्ग समाप्त होता है। अब इसके बाद नए हम चतुर्भुज पर चलेंगे जो आपका आयत चतुर्भुज है। तो अब आयत चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। इसके बाद हम आयत पर चलते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आपको देखिए चतुर्भुज आपको दिया गया है। आयत रेक्टेंगल आपको देखिए दिया गया है। आयत चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। तो आयत चतुर्भुज देखिए आपको परिभाषा दी गई है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा चारों अंतःकोण 90 अंश के होते हैं। तथा चारों अंतःकोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए आपको ABCD आपको यह देखिए आपको क्या कि एक आयत दिया गया है। इसमें देखिए इसके सामने की भुजा यह बराबर है, इसमें इसके सामने की भुजा यह बराबर, और चारों कोण कितने कितने अंश के? 90 अंश के हैं। इसके समांतर यह होगा, इसके समांतर यह होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो यह देखिए इसमें इसके सामने की भुजा यह बराबर है, इसके सामने की यह भुजा बराबर है, इसके समांतर यह भुजा है, इसके समांतर यह भुजा है। तथा चारों अंतःकोण 90 अंश के होते हैं। ये चारों जो अंतःकोण आपके हैं 90 अंश के होते हैं, तो उसे हम आयत कहते हैं। तो आयत के लिए आप देखिए क्या क्या सीखे कि आयत में आमने सामने की आपकी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, और प्रत्येक अंतःकोण आपके 90 अंश के होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यह आयत का चित्र आपके सामने दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आयत चतुर्भुज की विशेषताएं कुछ होती हैं। तो आयत चतुर्भुज की देखिए विशेषताएं क्या होती हैं इसको सीखेंगे। नंबर 1 देखिए दिया है कि आयत में 4 विमाएं या भुजाएं होती हैं, जिसमें से 2 भुजाएं आपकी लंबाई की होती हैं तथा 2 भुजाएं आपकी किसकी होती हैं? चौड़ाई की होती हैं। ये आप जानते हैं कि आयत में 4 विमाएं या भुजाएं होती हैं, जिसमें से 2 भुजाएं आपकी लंबाई की होती हैं तथा 2 भुजाएं आपकी चौड़ाई की होती हैं। दूसरा पॉइंट, आयत में लंबाई के बराबर लंबाई होती है तथा चौड़ाई के बराबर आपकी क्या होती बताइए? चौड़ाई होती है। तो आपका जो आयत दिया है, आयत में देखिए लंबाई के बराबर लंबाई होती है तथा चौड़ाई के बराबर चौड़ाई होती है। तो जो आपका आयत होता है, आयत में लंबाई के बराबर लंबाई तथा चौड़ाई के बराबर चौड़ाई होती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आयत में मुख्य रूप से 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो जिसमें लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। यह विशेषताएं इसकी रही। अब अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया है कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो आयत में देखिए जो सम्मुख भुजाएं हैं, माने जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, यह देखिए बराबर भी होती है और क्या होती है? समांतर होती हैं। इसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम चित्र आपको बना दें। अब यह देखिए आपको आयत दिया गया, मान लेते हैं इसका नाम आपको ABCD दिया गया, यह आयत दिया गया है। तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर, माने इसके सामने की भुजा यह बराबर होगी, इसके सामने की भुजा यह क्या होगी? बराबर होगी। तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर भी होती हैं। तो इसके समांतर यह होगा,
इसके समांतर आपको देखिए ये दिया रहेगा। तो आयत में क्या होती है कि आयत में सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें देखिए तो AB जो आपको दिया AB के बराबर क्या होगा, DC होगा। तो AB के बराबर आपका DC, और देखिए जो आपका AD है AD के बराबर कौन होगा, BC होगा। तो यह देखिए AB के बराबर आपका DC और AD के बराबर क्या होगा आपका BC। समांतर की बात करें यही देखिए समांतर भी हम लिख सकते हैं। देखिए आपका इधर तो हो जाएगा आपका AB पैरेलल टू माने समांतर है किसके, DC के, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका BC के। तो माने जो AD है ये समांतर किसके है, BC के है, और AB जो समांतर यह किसके समांतर है, DC की है। यही आप सीखे कि आयत में जो होता है आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो यह आयत जो दिया गया है इसमें आमने सामने की जो भुजाएं आपको दी गई हैं यह बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखिए आयत के प्रत्येक अंतःकोण समकोण अर्थात 90 अंश के होते हैं। तो आयत में देखिए जितने कोण आपको दिए गए हैं यह प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, बोलिए 90 अंश के होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण आपके 90 अंश के होते हैं। इसके बारे में सीखे कि आयत के प्रत्येक अंतःकोण समकोण अर्थात 90 अंश के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे आपको देखिए दिया गया है कि आयत का विकर्ण, आयत में किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को आयत का विकर्ण कहते हैं। वही परिभाषा आपकी रही कि इनमें देखिए सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आयत का क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। ऐसी देखिए पहला विकर्ण हो जाएगा आपका BD, दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पर देखिए नोट में नंबर 1 देखिए आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो आयत के देखिए दोनों विकर्ण समान होते माने बराबर होते, अर्थात आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण BD हो जाएगा। तो आयत जो होता देखिए आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण आपका BD होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे अगर चलते हैं, आगे देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात आयत के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यह देखिए थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पर ये भी टाइपिंग आपका गलत, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा यह गया है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ABCD की बात करें, अगर यह देखिए आपका ABCD एक आयत है तो इसमें एक विकर्ण हम AC खींचे, दूसरा विकर्ण हम देखिए BD खींचे, यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते माने 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हाई देखिए आपका OA बराबर आपका होगा OC, और यह देखिए आपका OB बराबर आपका होगा OD। यही देखिए हम लिखे हैं कि OA बराबर OC, OA बराबर OC, और यह देखिए OB बराबर क्या होगा आपका OD। तो मतलब अगर आयत के विकर्ण को आप जब खींचेंगे तो यह जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इसमें जो विकर्ण होते हुए समद्विभाजित हो जाते माने वही विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो जो यह BD विकर्ण है यह 2 बराबर भागों में बटा किसमें, OB और OD में। जो विकर्ण AC है ये भी 2 बराबर भागों में बटा OA और OC में। यही आप नियम पढ़े कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यह जो प्रत्येक भाग आपके प्राप्त होते हैं, यह भाग इसके बराबर, यह भाग इसके बराबर होता है, ये आपको बताया गया। इसके बाद देखिए आयत के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। तो आयत का विकर्ण देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ABCD एक आयत दिया है।
इसमें जानते हैं कि यहाँ से देखिए यह विकर्ण खींच दिए, यह विकर्ण या कर्ण है। यह जानते हैं आपका लंब होगा या आधार होगा, क्योंकि आयत का जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, या 90 अंश का कोण होगा तो इसके सामने की भुजा कर्ण या विकर्ण हो जाएगी। और अगर इसको हम न्यून कोण थीटा मान लें, इस कोण को, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी या आधार हो जाएगा। लंब को देखिए हम इसको बी से लिख दिए, आधार को देखिए यहाँ पर हम किससे लिख दिए, यल से लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए उस तरीके से अगर देखेंगे तो यह जानते हैं कि जो आयत है, यह आयत की आपकी लंबाई है और यह आयत की चौड़ाई है। तो आयत की चौड़ाई को हम बी से लिख देंगे, आयत की लंबाई को हम यल से लिख देंगे। तो यल फॉर आप जानते हैं कि लेंथ होता लंबाई, बी फॉर आपका ब्रॉडनेस आपका होता है चौड़ाई, इसलिए आयत की चौड़ाई को बी से, आयत की लंबाई को यल से। अब इसमें देखिए ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज है। तो जब यह समकोण त्रिभुज आपका देखिए बन गया, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग नियम जानते हैं कि यह कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यह देखिए लंब होगा, यह क्या होगा, आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि भुजाओं को ज्ञात करने के लिए केवल आपका एक नियम होता, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अगर आपको भुजा दी रहे, भुजा से भुजा ज्ञात करने की बात करें तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय देखिए आपकी होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया गया, AC, तो यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर होगा। आधार का मान क्या दिया गया, BC, तो यहाँ पर देखिए आपका BC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या बोलो, AC है, तो हो जाएगा आपका देखिए AC का स्क्वायर। आधार का मान देखिए आप यल माने हैं तो हो जाएगा यल स्क्वायर, धन लंब का मान आप B माने तो हो जाएगा आपका B स्क्वायर। आई देखिए वर्ग जब हटेगा तो यहाँ कड़ी लग जाएगा तो हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस है B स्क्वायर। तो AC देखिए आपका विकर्ण है, तो विकर्ण AC बराबर कड़ी में यल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे। एक चीज जानिएगा, अगर जैसे देखो a बराबर a का स्क्वायर बराबर आपको b दिया है, तो a बराबर देखो आपका होता है करड़ी में b होता है। अगर यह वर्ग को आप हटाएंगे तो यह जाके करड़ी बन जाता है। इसको ध्यान देंगे, इस नियम को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर लग रहा है कि आप जानते हैं कि वर्ग का पक्षांतर क्या होता है, करड़ी होता है। तो वर्ग का पक्षांतर करड़ी होता है। तो वर्ग का पक्षांतर करड़ी होता है। मतलब अगर आप देखिए वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, करड़ी। वर्ग का पक्षांतर करड़ी होता है। मतलब अगर देखिए आप वर्ग को हटा रहे हैं, जैसे a का स्क्वायर लिखे बराबर n दिया है, तो वर्ग यहाँ से हटेगा तो बराबर करड़ी में क्या होगा आपका n होगा। तो वर्ग का पक्षांतर करड़ी होता है। तो वर्ग का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, करड़ी। यहाँ से वर्ग को देखो हटा रहे तो क्या बन रहा, करड़ी। यहाँ से वर्ग को हटा रहे तो क्या बन रहा, करड़ी बन रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको AC बराबर करड़ी में यल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। AC क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन है चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये देखिए आयत के विकर्ण के सूत्र का हम डेरिवेशन कर दिए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद देखिए, अतः आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन है चौड़ाई का स्क्वायर, या d बराबर करड़ी में यल स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र निकल गया कि आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन है चौड़ाई का स्क्वायर, या विकर्ण को d से लिखते हैं, d विल बी इक्वल होगा करड़ी में यल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह सूत्र हो जाएगा, जहां d फॉर आपका देखिए डायगोनल हो जाएगा विकर्ण, यल फॉर आपका लेंथ हो जाएगा लंबाई, b
बी फॉर आपका वृत्त हो जाएगा या ब्रॉडनेस हो जाएगा आपका चौड़ाई। ये आपके देखिए क्या कि सूत्र है कि आयत का विकर्ण बराबर करनी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, या डी बराबर करनी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां डी क्या होगा डायगोनल आपका विकर्ण होगा, एल क्या होगा लेंथ आपकी लंबाई होगी, बी क्या होगा आपका वृत्त या ब्रॉडनेस होगा आपका चौड़ाई होगा। तो इसको आप नोट रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलते इसके बाद नेक्स्ट पेज पर। आगे यहां पर देखिए दिया है, इस सूत्र से विकर्ण की लंबाई ज्ञात की जाती है। तो इस सूत्र से आप क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। आयत के विकर्ण को देखिए कैपिटल डी या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको किताबों में कैपिटल डी और कहीं कहीं पर स्मॉल डी से लिखा हुआ मिल जाएगा, और डी फॉर आपका डायगोनल होता है, मतलब विकर्ण होता है। तो डी से हम लिखते हैं किसको, विकर्ण को। आगे देखिए, आयत का परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप माने अभी आपको बताया गया कि चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप किसे कहेंगे, आयत के चारों भुजाओं के योगफल को आयत का परिमाप कहते हैं। आयत के परिमाप को पी से प्रदर्शित करते, पी फॉर आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखे दिया है कि आयत के परिमाप का सूत्र है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा, देखिए ए बी सी डी एक आयत है, यह देखिए लंबाई है, या लंबाई या चौड़ाई 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 के बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होती है। तो सूत्र क्या निकलेगा, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल। तो परिमाप को पी से लिखते हैं, देखिए हो जाएगा आपका पी, तो आयत का परिमाप पी। अब चारों भुजाओं का योगफल माने चारों भुजाओं को जोड़िए। तो चलते हैं, देखिए शुरू करते, इधर से देखो शुरू करते, सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यल लिखा गया। इधर चलेंगे क्या आएगा आपका बी, फिर देखिए इधर चलेंगे क्या आएगा आपका देखिए यल, फिर इधर चलेंगे देखिए क्या आएगा आपका बी। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यही क्या होगा, परिमाप। जब चारों भुजाओं को देखिए हम चारों तरफ से जोड़ देंगे, माने यहाँ पर चारों तरफ से जोड़ते चलेंगे, तो जो आपकी भुजा रहेंगे सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। अब इसी को हल करेंगे, देखिए एक यल मिलके 2 यल, एक बी मिलके 2b। तो p बराबर देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस b बचेगा। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। यह देखिए सिद्ध कर दिए हैं। तो सूत्र कहाँ से आया आयत का परिमाप का, ये सूत्र का देखिए डेरिवेशन हम कर दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर देखिए दिया आता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। या परिमाप देखिए आपका p से लिखेंगे, तो परिमाप p बराबर देखिए होगा 2 इंटू यल प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, या आयत का परिमाप p बराबर आपका देखिए हो जाएगा 2 इंटू यल प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यह सूत्र आपका रहा। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, या p बराबर 2 इंटू यल प्लस b होता है। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आयत का अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप देखिए किसे कहते हैं, आयत के परिमाप के आधे को, आयत के परिमाप के आधे को आयत का अर्ध परिमाप कहते हैं। तो आयत के अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, जिसका पहला अक्षर देखिए यस है, इसलिए अर्ध परिमाप को यस से प्रदर्शित करते हैं। यस फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माने अर्ध परिमाप। इसके बारे में आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखिए आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप बटे 2। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बटे 2, 2 2 से कर जाएगा लंबाई धन चौड़ाई आपका प्रूफ हो गया। तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप को यस से लिखते, यस बराबर हो जाएगा यल प्लस बी, सिंबल में यस विल बी इक्वल टू यल प्लस बी। हिंदी में याद करेंगे तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिए।
बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इस पे आप लोगों को सवाल मिलेंगे। आगे इसके बाद हम बात कर ले, इसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल आता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए कि आयत के क्षेत्र के मान को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत के क्षेत्र के मान को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम एक आयत बना दिए, यह जो आयत, इसमें देखिए जो ये क्षेत्र आपको बन रहा है, इसी क्षेत्र के मान को हम क्या कहते हैं बताइए, आयत का आपका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यही जो देखिए क्षेत्र का मान आपका है, इसी को हम आयत का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत के क्षेत्र के मान को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है, जिसका पहला अक्षर ए है, इसलिए क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए फॉर एरिया, एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बारे में आप जाने। अब इसके बाद देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए नोट में क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है, जिसका पहला अक्षर ए है, इसलिए क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमेशा भुजाओं या विमाओं का गुणा किया जाता है, अतः क्षेत्रफल गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। तो अभी हम आपको बताएं देखिए कि जो क्षेत्रफल आपका होता है, इसमें हम भुजाओं का गुणा करते हैं, क्योंकि यह गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। इसके बारे में अभी हम आपको बताए हैं। आगे अगर बात करें देखिए तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या सिंबल की बात करें तो ए बराबर आपका एल इंटू बी होता है। एल फॉर लेंथ, बी फॉर आपका ब्रॉडनेस होता है, ए फॉर आपका एरिया होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो हो गया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या ए विल बी इक्वल टू आपका एल इंटू बी होता है। तो जहां पर देखिए ए का मतलब आपका जानते हैं कि एरिया होता है, एरिया का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर देखिए एल फॉर आपका लेंथ होता है, एल फॉर आपका लेंथ होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि लंबाई कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बी फॉर आपका ब्रॉडनेस होता है, ब्रॉडनेस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि चौड़ाई कहते हैं। तो यह देखिए आपका सूत्र हो गया। इसके बारे में आप जाने कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या ए विल बी इक्वल टू एल इंटू बी। ए फॉर एरिया क्षेत्रफल, एल फॉर लेंथ लंबाई, बी फॉर ब्रॉडनेस है चौड़ाई होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद देखिए आयत का अर्ध क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का अर्ध क्षेत्रफल, नाम ही अर्ध क्षेत्रफल, अर्ध माने आधा, क्षेत्रफल माने क्षेत्रफल का। तो आयत के क्षेत्रफल के आधे को आयत का अर्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो आयत के क्षेत्रफल का आधा देखिए होता है, उसे हम आयत का अर्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत के अर्ध क्षेत्रफल को एएच से प्रदर्शित करते हैं। तो जो देखिए आयत का अर्ध क्षेत्रफल होता है, उसे हम एएच से प्रदर्शित करते हैं। एएच क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आगे बात करें देखिए यहाँ पर सूत्र आपका निकल के आया कि आयत का अर्ध क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि आयत का अर्ध क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। तो माने एएच बराबर आपका होता 1/2 इंटू एल इंटू बी होता है। तो आयत का अर्ध क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, या एएच बराबर आपका होता है 1/2 इंटू एल इंटू बी। माने यह आयत का अर्ध क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 माने आधा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह सूत्र आपका रहा। इसके बारे में सीखे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इतनी चीजें आप सीखे। अब थोड़ा सा हम आपको देखिए परिमाप बता देते हैं, क्षेत्रफल बता देते हैं। दो चीजें आपको बार बार आती हैं। यहाँ पर देखिए एक चर्चा अगर हम करते क्षेत्रफल की, तो देखिए जो आपका क्षेत्रफल होता है,
यह क्या होता, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल को देखिए तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आपका टूटेगा क्षेत्र है और दूसरा शब्द आपका टूटेगा फल। क्षेत्र का मतलब होता आपका देखिए जगह है, या इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ स्थान, और फल का मतलब क्या होता है, मान होता है। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा देखिए जगह या स्थान का मान, जगह या स्थान का मान, जगह या स्थान का मान होगा। तो क्षेत्रफल को देखिए तोड़ेंगे तो क्षेत्रफल में दो शब्द निकलेगा, क्षेत्र और फल निकलेगा। तो क्षेत्र का मतलब जगह या स्थान होता है, गणित में फल का मतलब मान होता है, तो मिला देंगे जगह या स्थान का मान। तो जगह या स्थान का जो मान होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर देखो हम एक आपका वर्ग बना दिए, इस वर्ग के अंदर देखिए यह जो क्षेत्र बन रहा है, यह जो जगह बन रही है, इसी जगह के मान को हम क्या कहेंगे बताइए, क्षेत्रफल कहेंगे। यह क्षेत्रफल होता है। या तो हम देखिए आयत बना दें, यहाँ पर देखिए हम आयत बना दिए, तो इस आयत के अंदर देखिए यह जो जगह आपकी बन रही है, इस जगह या स्थान के मान को ही हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। यही देखिए आपका क्या बनेगा बताइए, क्षेत्रफल बनेगा। यह देखिए आपका क्षेत्रफल बन जाएगा, यह देखिए आपका क्षेत्रफल। अगर देखिए हम त्रिभुज बना दें तो इस त्रिभुज के अंदर जो आपकी देखिए जगह होगी या जो स्थान होगा, इसी के मान को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। यही देखिए आपका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसी स्थान या जगह का मान होता है कि किसी भी क्षेत्र या जगह में कितना देखिए आपका मान है, उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये आपका क्षेत्रफल रहा। क्षेत्रफल के बारे में सीखे। और दूसरी बात आपको बता दें कि क्षेत्रफल जो आपका होता है, यह क्षेत्रफल देखिए आपका 2D होता है। 2D का मतलब जानते हैं कि यह देखिए आपकी द्विविमीय आकृति होती है। इसमें जानते हैं कि दो भुजाएं होती हैं, आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जानते हैं कि जो आपकी द्विविमीय आकृतियां होती हैं, माने जो आपकी 2D होती हैं, मतलब जिनमें केवल दो भुजाएं होती हैं, तो सिर्फ उन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है। इसको आप ध्यान देंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि क्षेत्रफल किन आकृतियों का निकलता है, आप बताएंगे द्विविमीय आकृतियों का निकलता है, मतलब जिनमें दो भुजाएं आपकी मुख्य रूप से होती हैं, उनका क्षेत्रफल आपका निकलता है। तो क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं वाली आकृतियों का निकलता है। इसको आप ध्यान देंगे। या हम कहते हैं कि क्षेत्रफल समतलीय आकृतियों का निकलता है, जो समतल पर आपकी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे वह वर्ग रहे, या आपका जानते हैं कि आयत रहे, या आपका त्रिभुज रहे, या आपका वृत्त रहे, इन सबका जानते हैं कि क्षेत्रफल निकलता है, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी समतल पर बनाए जा सकते हैं। तो जो आकृतियां किसी भी समतल पर बनाई जा सकती हैं, उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला जाता है, और वह आकृतियां आपकी द्विविमीय आकृतियां होती हैं, 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती हैं। इसको आप ध्यान देंगे। अब एक चीज और आपका देखिए आ रहा है, बार बार आपका देखिए परिमाप के बारे में थोड़ा हम बात करें। अगर देखिए हम परिमाप की बात कर लें, परिमाप, अगर परिमाप की बात करेंगे तो इसमें देखिए दो शब्द आपको मिलेंगे, एक परि और दूसरा देखिए आपको माप मिलेगा। परि का मतलब देखिए होता आपका चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर या चारों तरफ, चारों तरफ, और माप माने होता है मापन। तो इसको दोनों को आप मिला देंगे तो निकलेगा देखिए चारों ओर से मापन, चारों ओर से मापन। तो चारों ओर से मापन या चारों तरफ से मापन, चारों तरफ से मापन। तो चारों तरफ से मापन आपका हो जाएगा, देखिए चारों तरफ से मापन। अब जैसे देखो कि अगर आपको देखिए त्रिभुज आपका देखिए यह है कि परिमाप का मतलब होता है कि देखिए आपको क्या करना है कि चारों तरफ से आपको देखिए मापना है। और परिमाप जो देखिए आपका होता है, यह योग संक्रिया पर आधारित होता है।
योग संक्रिया माने इसमें सब चीजों को आप जोड़ेंगे। योग संक्रिया पर आधारित होता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे यह मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ABC, इसकी भुजा A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C है। अब इसका परिमाप निकालोगे, परिमाप को P से लिखते हैं तो सबको जोड़ोगे। इधर से देखो इस दिशा में जोड़ोगे A प्लस, इधर चलोगे तो B प्लस, इधर चलोगे तो C, पूरा चारों तरफ से आप माप लिए तो A प्लस B प्लस C। अगर देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए एक वर्ग बना लेते हैं, यह A है, यह A है, यह A है, यह A, इसको चारों तरफ से मापोगे तो P बराबर आपका A प्लस A प्लस A प्लस A निकलेगा। अगर मान लीजिए हम देखो आयत बना दिए, इसमें यह L है, B है, B है, L है, इसका परिमाप निकालेंगे तो L प्लस B प्लस L प्लस B होगा और जोड़ देंगे, देखिए आपका 2L प्लस 2B होगा, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका L प्लस B होगा, इनको जोड़ देंगे तो 4A होगा। तो यह देखिए आपका परिमाप होता है। तो परिमाप का मतलब होता कोई भी आकृति बनती उसके चारों तरफ से जब उसको जोड़ेंगे तो वही आपका परिमाप निकलता है। यह परिमाप आपका देखिए हो गया। तो जो देखिए परिमाप आपका निकाला जाता है, यह परिमाप भी आपकी समतलीय आकृतियों का निकलता है, द्विविमीय आकृतियों का निकलता है। जिन आकृतियों को आप किसी समतल पर बना सकते हैं उनका हम परिमाप निकालते हैं और परिमाप योग संक्रिया पर आधारित होता है। इसमें जितनी भी आपकी भुजाएं बनेंगे या जितने भी आपके जानते हैं कि रेखाएं बनेंगे तो चारों तरफ से सबको जोड़ना होता है, तो वही आपका परिमाप होता है। यह परिमाप के बारे में आप सीखे। तो अब इसके बाद आपका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत चीजें आपको हम बता दिए हैं। जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्र मिति, वहां पर इसके बारे में इतना ज़्यादा आपको डीपली बता देंगे कि इसमें फिर आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि यह क्या चीज़ होती है। इतना ज़्यादा आपको डीपली हम पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर त्रिभुज आपका देखिए चैप्टर चल रहा है, लेकिन सवाल आ गए हैं इस पर आधारित, तो थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पर नियम को सिखा दिए हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। अब आप लोग सीखे तो आगे अगर देखिए अब बात करें तो आगे देखिए अब आपका मिलेगा समचतुर्भुज है। तो आगे का जो देखिए लेक्चर आपका होगा इसी समचतुर्भुज पर होगा। तो समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे अपने आप बोर्ड पेपर की तैयारी बिल्कुल मस्त तरीके से कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।